अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी और नाजरीन आप सबको मेरी तरफ से ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ईद का पहला दिन आपका यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज हम आपके सामने इस वक्त बैठे हैं जी न्यूज लाइन विद रिदा सैफी का ईद का पहला स्पेशल प्रोग्राम, ईद स्पेशल आज हम कर रहे हैं जी, क्योंकि ईद इस दफा वीकेंड पे आ गई है, आपको पता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आज भी आपके सामने यहाँ हाजिर खिदमत हो और यहाँ मौजूद है बहुत सारे प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ जिनको आप देखते रहते हैं अपनी स्क्रीन पे पहले ही, लेकिन आज कुछ नए अंदाज में जी उनसे चटपटी बातें करेंगे, थोड़ा सा हल्ला गुला करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। क्योंकि अभी ईद गुजर रही है तो उनसे पूछेंगे कि कैसी हो रही है। और आई एम श्योर कि आपकी ईद जो लोग घरों में हमें देख रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और साथ ही जहाँ ईद की बात है, ये ईद बड़ी मुनफरिद होती है और ये सबकी पसंदीदा भी होती है, क्योंकि एक महीने के बाद जो हमारा पसंदीदा मेहमान होता है रमजान, उसको गुजारने के बाद हम इस ईद सईद को पाते हैं। और ये रब की तरफ से एक तोहफा है हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए जो कि दुनिया में मौजूद हैं, कि किस तरह से ये खूबसूरत मेहमान हमारे पास जाता है और फिर हमारे लिए खूबसूरत ईद लाता है। मेरे लिए खास तौर पे और बच्चों के लिए, हम सबके लिए, लेडीज के लिए, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए ईद और भी अच्छी होती है। ये वाली ज्यादा पसंद होती है क्योंकि इस ईद पे ईदी भी मिलती है जी, और शीर खोरमा भी खाने को मिलता है, मजे मजे के पकवान बन रहे होते हैं घर में और आना जाना हल्ला गुल्ला लगा हुआ होता है। और यकीनन आप लोग अपने घरों में आज दावतें एंजॉय कर रहे होंगे और ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो तमाम मुसलमानों को और देखने वालों को हमारे ईद सईद की बहुत सारी मुबारकबाद। मेरे साथ जी यहाँ पे ईद आज मनाने कौन कौन मौजूद है, ये बड़ा सरप्राइज भी है आपके लिए बहुत सारा, और आपको यकीनन मजा भी आएगा क्योंकि बहुत खास मेहमान है। उनको आप वैसे तो हमारे ज्यादातर मेहमानों को टॉक शोज में देखते हैं मुख्तलिफ एक सीरियस अंदाज में, लेकिन आज उनसे कुछ करेंगे चटपटी खट्टी मीठी बातें और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है अपने घर में और अभी भी वो क्या कर रहे हैं। तो जी मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं सेंटर निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेंटर साहब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे अपने भाई हैं, बड़े प्यारे हमेशा से, और बहुत प्यार करते हैं मुझे, डांटते भी हैं, लाड भी करते हैं। आप सब जानते हैं उनको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका भी ताल्लुक है, ऑनररी कौंसल जनरल भी हैं, बिजनेस ग्रुप में भी एक बड़ा नाम रखते हैं, उनको भी ईद मुबारक कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार भाई, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आप भाई कहती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अपनापन। और आप लेकिन आपको, हमारे तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। और आप खुद इतना प्यार देते हैं हमें हमेशा से, पूरी फैमिली के सारी आपकी हमारी, तो ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जी एक हमारी और मेंबर कौमी असेंबली हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनको भी आप देखते रहते हैं प्रोग्राम में। और मैं हमेशा उनको कहती हूँ माशाल्लाह से डॉल की तरह उनके जो अपीयरेंस है वो लगता है, और उनको ये मिल भी चुका है जी खिताब बहुत सारी दफा। नुसरत वाहिद साहब अभी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू आपने अपना ड्रेस पहना है, मुझे पता है कि आप भी डिजाइनिंग वगैरह करती हैं, किसी डिजाइनर का है? मेरा अपना है, वो नजर आ रहा है। आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको। डिजाइनर तो आपका भी बहुत खूबसूरत जी है। बिल्कुल, मैं भी बताऊंगी कि कौन से डिजाइनर का पहना है। बिल्कुल सही कहा है, का वो है तो अपना ना भी ये बात अपना नहीं होता, डिजाइनर वाले तो वापस मांग लेते हैं, ये फर्क है। अच्छा ये मुझे नहीं मालूम। और मेरे साथ जो है एक बहुत ही सुरीली और प्यारी आवाज के साथ जी सिंगर, पहले भी आपने पिछले साल भी उन्हें हमारे साथ देखा था और आज भी वो मेरे पास मौजूद है, बहुत प्यारी सी है जी, मिद्दत हिदायत उनका नाम है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। और इसके अलावा जी OST बड़े जबरदस्त किस्म के साहिर बका के साथ हो गया, और रिसेंटली उन्होंने काम किया जी थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार की मूवी के प्लेबैक सिंगर, बहुत अच्छी हैं, अवार्ड्स ले चुके हैं इंटरनेशनली, और पड़ोसी मुल्क में भी जाके बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन कर आई हैं। और खवातीन हमारे यहाँ बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं हर शोबे में, तो उन्हें मैं समझती हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। मिद्दत हिदायत को भी खुशामदीद कहूँगी। ईद मुबारक मिद्दत, आप कैसी हैं? खैर मुबारक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह।
थैंक यू सो वेरी मच. तो आप सबको ईद की खुशियों में हम शामिल कर रहे हैं. निसार खोर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, कैसी गुजर रही है ईद? और आज पहला दिन था तो जेबें तो खाली हो गई होंगी ईदी देवे के सबको. साल में एक दफा मेहमान आता है, रहता सिर्फ वो 1 महीना है, सही, रमजान मुबारक जी. और 30 दिन तो जरूर होता है, बरकतें होती हैं और जो भी दिन गुजर जाता है 30 दिन के इस मुकम्मल होने पर एक शुक्राने का दिन होता है. एक शुक्राने का दिन है कि हमने रमजान गुजारा, रोजे रखे, अल्लाह को याद किया, इबादत की, अपने आप को सब्र किया, अपने नफ्स को मारा, इंतजार किया और उसके बाद फिर खुशी मनाते हैं. ये है शुक्राने का दिन. नमाज होती है, नमाज के बाद समझो ईद हो गई. उसके बाद बाकी है हमारे मशगले, घरों के फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, आना जाना. ये वो उसके साथ उसको रंग देने के लिए ये तकरीबात होती हैं. और क्या ही बात है, हमारा पुराना यार अख्तियार बेग भी बैठा है, इसने भी नमाज पढ़ी होगी, इसने भी रोजे रखे होंगे और उसके बाद ये मिलता है. अभी जरा खुश हो रहा है कि अभी इसको रोजे रखने नहीं होंगे. और अच्छा, ठीक हो गया है. भैया आपकी तरफ आऊंगी. भैया, कैसे गुजरा पहला दिन आपका और क्या हो रहा है? अभी तो हम आ गए हैं आपके पास, लेकिन ये कि यहाँ से आपके घर से ईद मना रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपका वैसे ओवरऑल पूरा दिन कैसा? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ और अपने दोस्तों का, मेरे लीडर का, सीनियर दोस्त हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, कि आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम रखा. ये मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है, बड़ी खुशी की बात है. दूसरे जिन लोगों ने इस महीने सही इबादत की, रोज़े रखे, तराबियाँ पढ़ी हैं और नेक काम किए हैं, ज़कात, सदका, और जैसे हमने 10 रोज़ा तराबी का एहतमाम किया था, तो 10 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म हुआ है. इस सहरी के लिए यहाँ पे डिनर्स वगैरह रखे गए थे. अफ्तार बड़ी लंबी चौड़ी थी, 400-500 लोगों की. ये सब चीज़ें एक फेस्टिव सेलिब्रेशन बनाती हैं कि हम इबादत के साथ साथ हमें सेलिब्रेशन करने के लिए भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है. और वो ईद वाले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि अल्लाह ताला तूने एक अहम महीना हमें दिया, इबादत के लिए हमें सलाहियतें दी और हमारी इबादत को कबूल फरमा दो. और वो एक सेलिब्रेशन है जो हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि आज के दिन, सुबह के दिन तो हम नमाज के लिए जाते हैं पोलो ग्राउंड जिला, वहाँ पे वो तमाम इस्लामिक ममालिक के कौंसल जनरल वगैरह आते हैं, वो झंडे वगैरह. मैं यमन का कौंसल जनरल, इश्तियाक भाई मराकश के कौंसल जनरल हैं, तो हमें भी अपने झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ता है. फिर उसके बाद डिप्लोमेट्स आते हैं गवर्नर हाउस में, ये ट्रेडिशन है. फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं वालिदैन की खबर वगैरह पे. और अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले ख़त्म किया है कि वो बहनें, उनके बच्चे, इश्तियाक, नौरीन, सब एक डिनर होता है जिसको बड़ा खाना कहते हैं. और बड़े भाई की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी होती है, वो सबको लिफाफे दिए जाते हैं. तो पूरी कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो और बच्चे लड़े नहीं, लेकिन हर साल लड़ाई होती है. तो ये एक हमारा फेस्टिव सेलिब्रेशन है. और इस बार महंगाई ज़रा ज़्यादा थी तो लोगों की तकलीफ भी नज़र आई, उनके आंखों में थोड़ा सा कर्ब भी नज़र आया. उनकी वो ख्वाहिशात उस तरह से पूरी नहीं हो सकें जो हर ईद पे वो अपने बच्चों के लिए करते हैं. तो ये भी एक एहसास है और हम सबको इसका एहसास होना चाहिए. लेकिन हर मुल्क में अच्छा वक्त, बुरा वक्त इस तरह से आता है और जिंदा कौमें वो होती हैं जो उसका मुकाबला करती हैं. वेरी ट्रू. नुसरत वाहिद साहब, आपकी तरफ आऊंगी. ख़वातीन का किरदार बहुत अहम होता है. मीठी ईद हो चाहे बकरा ईद हो, सारा काम तो ख़वातीन नहीं करना होता है, चाहे कितने ही नौकर चाकर क्यों ना हो. लेकिन जो किचन में जब तक सुपरविजन ख़वातीन के अंडर ना हो तब तक नहीं हो सकता. और बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बीइंग अ पॉलिटिशियन स्पेशली, बाहर भी देखना है और घर में भी देखना है. कैसे मैनेज किया पूरा दिन आज आपने? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. हाँ जी. जिनको आदत होती है काम करने की वो कर लेते हैं. हाँ जी. अब जैसे मुझे ये होता है कि मैं शीर अपने हाथ से बनाऊं.
है ना? हाँ. तो मैं ज़रूर वो एक रात पहले से उसकी तैयारी करके रखती हूँ सारी, और सुबह मैं उसको बना चुकी होती हूँ इन लोगों के नमाज़ पढ़ने जाने से पहले, क्योंकि एक एक प्याला ये खा के जाएं, नमाज पढ़ें, और सुबह ही सुबह वो तो 6 नमाज बजे के बाद फिर आए तो उनको ऑलमोस्ट दोपहर का खाना मिल रहा हो। हाँ, तो नाश्ता तो बस वो वही होता है। फिर उसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे ईद के दिन के हिसाब से होती हैं, पुलाव बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, वो उनको मिलता है। या आप क्या पहले दिन आप पुलाव बनाती हैं या बिरयानी बनाई है आपने? पुलाव बनाया है, ओके ठीक है। बिरयानी तो मेरे हमारे हम फरमाइशें कर रहे थे, मतलब वो सिंधी और वो बॉम्बे, वो कौन सी बिरयानी होती है वो बड़ी, वो बनाए मसाले वाली, मिर्चों वाली, फुल ऑन दोपहर के खाने में सबको वो चाहिए। बिल्कुल होता है। तो बस इस तरह दिन गुजर जाता है। फिर ज़ाहिर है जब नमाज हो जाती है सब, फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं मिलने के लिए, उनसे मुलाकातें होती हैं थोड़ी बहुत। पहले तो ये था कि मैं ज़रूर सिंध के किसी न किसी शहर को चूज़ कर लेती थी, वहाँ ज़रूर जाती थी मैं, क्योंकि मैं 2012 से ऑलमोस्ट हर शहर में मैंने चक्कर लगाए हैं वहाँ पे। तो वो काफ़ी अच्छा एक तो होता था, लेट मी से दिस के सिंधी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो 2012 से लेके अब तक मैंने देखा है, और तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग बुलाते भी हैं, इंतज़ार भी करते हैं, तो वो अगला दिन जो होता है वो उसमें सारा गुजर जाता है, सफ़र में फिर जाना फिर वो करना। लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरी अपनी एक टीम है कोई 70-72 लड़कों की, फिर उनको सबको ईदी देना, ईद से पहले उनको जोड़े देना, सब करना, ये सारे काम चल रहे होते हैं। फिर उसके अलावा आपको पता है यहीं पे नज़दीक ही नीलम कॉलोनी, इधर गुर्बत, बेइंतहा गुर्बत होती है, तो उनका थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना, फूड पैकेजेस ये वो सब उनको देना कि कम से कम रमज़ान के दिन उनके अच्छे गुजर जाए। तो बस इस तरह छोटा मोटा काम करके गुजर जाता है दिन, और बल्कि महीना सारा। रमज़ान तो खैर ये कि मेरा तो घर में बच्चे वगैरह हेल्प आउट करते हैं या नहीं? नहीं, बच्चे मेरे 2 बच्चों की शादी हो गई, एक छोटा बेटा है वो न्यूजीलैंड में। हाँ। तो वो मेहमान की तरह आती है बेटी मेरी, बहू बहुत कोशिश करती है कि वो आके अम्मा बताएं क्या करना है, वो देखती है खड़े होकर कि कैसे कर रही है। तो बस इतनी हेल्प है, बाकी तो हेल्प करने वाले होते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है। आपको खाना पकाने का शौक मतलब है, खुद ही बनाती है जैसे शीर खुरमा, या वैसे या घर में किसको मतलब ज्यादा है कि कौन? देखिए शौक मुझे नहीं है। हाँ। किचन में जाके खड़े होना बहुत मुश्किल काम है, गर्मी बहुत होती है पाकिस्तान में, स्पेशली इस्तांबुल वगैरह तो आप बड़े आराम से पूरा साल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे आता है और बहुत अच्छा खाना पकाना आता है। इनके लीडर को मैंने पका के खिलाया है। अच्छा। 4 दिन इस्तांबुल में। अच्छा। और वो कहते थे इससे पूछो कौन से जन्नत से, इसकी बीवी हिंदू तो नहीं है, बहुत अच्छी सब्जी बनाती है। अच्छा, तो मतलब आपकी ईद कैसी गुजरी आज पहला दिन? आज बहुत टफ कहूँगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी और डिफरेंट भी है क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो मेरी पहली ईद शादी के बाद की। थैंक यू। तो बस उसी में आज जैसे कहा इन्होंने कि मेरी मम्मा भी ऐसे सुबह शीर खुरमा बनाती है हम सबके लिए, लेकिन इस टाइम थोड़ा डिफरेंट था, अभी आज मैंने बनाया, तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस था काफी। और पिछली बारी तो हमें ईदी मिलती थी, अभी ईदी देनी पड़ी है। तो आप घर में छोटे बच्चे होंगे ना, पर्स तो गिना नहीं जाता ना जब ईदी देनी, और वैसे ही महंगाई है, वैसे ही महंगाई है। ओके, तो आपके घर में कितने छोटे, अभी ससुराल में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपको ईदी देनी पड़ी? ज्यादा नहीं है। हाँ। कुछ छोटे बच्चे भी हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं जो मेरे इन-लॉज हैं वो मतलब मैं कहने की मैं बड़ी हूँ घर में बहू, तो इस वजह से ये एक चीज है कि जब छोटे होते हैं फिर वो उनको देना पड़ती है। और वैसे घर में आप अपने छोटी हैं? हाँ, बड़ी है? बिल्कुल, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मेरे जो हस्बैंड है घर में अपने बड़े हैं। अच्छा, तो बस फिर तो अब आपको बिग डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि वहाँ पे आपको ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता होगा, और अब आप चूंकि बड़ी है तो अब आपको देना पड़ता होगा। ठीक हो गया, चलें जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है जी। एक वक्फे पे भी मैंने जाना, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले जी बात करें आज के आउटफिट की। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी मलबूसात ने, मेरी बड़ी प्यारी डिजाइनर है इरम जी, और बहुत ही प्यारे आउटफिट्स बना रही हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात फॉर स्पॉन्सरिंग दिस आउटफिट फॉर टुडे। तो यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, اور آپ کو عید سعید کی بہت بہت مبارکباد جو لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں. اور جی میرے ساتھ مزید بھی مہمان یہاں جوائن کرتے رہتے ہیں. عید کا دن ہے اور عید پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, ملنا ملانا لگا ہوا ہوتا ہے. اور اختیار بھائی کے گھر پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں آج, اور ابھی جی ہمارے ساتھ یہاں پہ یاسین آزاد صاحب بھی موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے ہیں, سینئر قانون دان ہیں جی, بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم یاسین صاحب, عید مبارک آپ کو. کیسے ہیں آپ, کیسی چل رہی ہے عید, پورا دن کیسا گزرا پہلا دن آج کا؟ بھاگ دوڑ میں, ملنے ملانے میں. تو کیا 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 آج آپ نے عید پہ؟ کیا کرتا ہے آدمی, کھاتا پیتا یہ اور کیا کرتا ہے, کھانے پینے میں بس لگے ہوئے, یعنی کہ جتنے روزے جو تھے یہ ہاں عید کی خوشیاں مناتا ہے آدمی, فیملی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. آپ تو ویسے کشمیر سے ہیں, تو کیا آپ عید پہ کشمیر نہیں جاتے؟ میں 60 سال ہو گئے کراچی میں رہتے ہوئے, ابھی بھی مجھے کشمیری کاؤنٹ کرتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی آپ کا نام یاسین آزاد ہے نا, اس لیے کہہ رہی ہیں. عید پہ ملنے کے لیے کیا جاتے ہیں خاص طور پہ عید؟ اچھا وہ بھی یہیں کراچی میں. جون میں جاتا ہوں 5-10 دن کے لیے. اچھا, اور ویسے کراچی میں. اوکے, میٹھی عید بھی اور بقرہ عید بھی. کراچی شہری ایسا ہے کہ آنے کے بعد کوئی نہیں جانے نہیں دیتا. یہ میرے بچے سارے بھائی برف کراچی سے ہی. صحیح ہو گیا. اچھا, کوئی خاص چیز جو کہ مطلب آپ نے جانا, کوئی پہلے دن دعوت ہوتی کہیں کسی بچے کی یہاں, یا کوئی آ رہا ہے بہن کیا, یا کہیں پہ, یا پھر کس طرح سے پہلے سیکنڈ ڈے دعوتیں ہیں, یا پھر پہلا دن آپ کے اپنے حلقہ احباب میں مل ملا کے گزرتا ہے؟ زیادہ میں اپنے حلقہ احباب میں جاتا ہوں. اچھا, انہیں کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہوں. پر نیکسٹ ڈے پھر فیملی میں جو نزدیک. باقی معاملات جہاں تک عید کی خوشیوں کا تعلق ہے, اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, جس طرح ہمیں ان غریب لوگوں کے بھی معاملات میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے جن کی پتہ نہیں کتنے گھروں میں عید نہیں ہوگی. تو ہماری سوسائٹی میں آپ خود دیکھ لیں کہ 10 کلو آٹے کے لیے لوگ جو ہے نا اپنی جانیں دیتے ہیں. تو ہمیں ایکچولی 80% ہماری جو آبادی ہے پاکستان کی, اور جو لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کے مسائل سے دو چار ہیں, ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے, تو زیادہ اچھا ہے. صحیح بات کی. آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, میرے خیال سے طبیعت بہتر ہے, سلیکٹ ہو گئے تھے شاید. نہیں, فریکچر ہو گیا, ابھی بھی بازو کا یہ حال ہے. اب طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ آپ کا میں کافی بہتر ہوں, اللہ کا کرم. چلیں جی, نثار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نثار صاحب, پہلے دن جو عید کا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ملنا ملانا سب کچھ, لیکن حالات جس طرح کے ہو گئے ہیں, جیسے کہ بات کی یاسین صاحب نے بھی, اختیار صاحب نے بھی, کہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, دوسروں کو بھی شامل کرنا ہے. اور عید کا جو اصل نام ہے, خوبصورتی, وہ یہی ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ غریبی امیری تو جب سے پیدا ہوئے ہیں, جب سے دنیا ہے تب سے ہے. یہ جب چھوٹے ہوتے تھے تب بھی یہی ذکر ہوتا ہے کہ غربت ہے. کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا یا تو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں یا پھر بڑے طبقے کے لوگ ہیں. پھر کوئی زمانہ آیا جس میں کہا کہ مڈل کلاس تیار ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 70 کی دہائی میں شاید یہ کچھ کوشش ہوئی تھی, جس میں لوگوں کو ملک سے باہر کمانے کا موقع ملا تھا, جب ان کو ہر ایک کو پاسپورٹ بننے کا حق ملا تھا, ہر ایک کو CNIC کارڈ بننے کا موقع ملا تھا, جہاں بیرون ملک روزگار کمانے کے دروازے کھلے تھے. اس دروازے کے زمانے میں پھر یہ ایک مڈل کلاس بھی پیدا ہوئی. مڈل کلاس میں آپ جنرلی کہہ سکتے ہیں, اور نوکری پیشہ لوگ بھی مڈل کلاس کے ہی زمرے میں آتے ہیں. تو یہ غریبی کا مسئلہ ہے. پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری کہلاتا ہے, جس میں بلو پاورٹی لائن پتہ نہیں کتنی ساری پرسنٹیج ہے جو رہتی ہے, جو ایک دفعہ کھاتے ہیں تو دوسری دفعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کاش کچھ مجھے ملے. پیاز اور روٹی کھا کر گزارا کرنے والے بھی لوگ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں. ہاں, اپنے ملک سے محبت ضرور کرتے ہیں, چھوڑ کے کہیں نہیں بھاگ دیا جاتے, کیونکہ ایک تو ان کے پاس وسیلہ نہیں ہے کہ بھاگ سکیں, اور جو کچھ بھی ہے یہاں کما کے کچھ نہ کچھ اپنا گزر کرتے ہیں. اس کی پاورٹی ایلیویشن کے لیے حکومتیں کرتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ تدابیر کیا کرتی ہیں. چھوٹی سی مثال دینا ضروری بھی ہے کہ سب کو پتہ بھی چلے کہ وہ گھرانہ جو 1 مہینے میں 6,000 روپے بھی نہ کما سکے, حکومت ان کو سپورٹ کرے.
ये कॉन्सेप्ट है जो सालों से कम 10-12 साल से तो चल रहा है। इस तरह के और प्रोग्राम जिनमें इनकरेज किया जाए उस बहुत लो क्लास लोगों को कि वो थोड़ा सा अपने ज़िंदगी गुजार सकें। मैं कई ज़माना तक कह रहे थे जी हमें 2000 रुपये मिलते हैं तो हम 1000 रुपये का नोट देख के हैरान हो जाते हैं कि 1000 ऐसा होता है। ये चीज़ें करनी चाहिए कि वो लोगों को मौका मिले कुछ न कुछ गुजर करने का, कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारने का। सही कहा इन्होंने कि हम बैठे हैं बड़े घर में, बड़े मज़े में बैठे हैं, लेकिन बहुत से जगहों पे हो सकता है वो पुलाव न पक सका हो जो मैंने आपने खाया हो, वो सालन न पक सका हो जो मैंने आपने बांटा हो। ये उन गरीब लोगों की जो जिनके पास छत नहीं है, रोड साइड पे बैठे हैं, चारपाई की छत बनाते हैं, चारपाई की छत बना के लोग रहते हैं, वहां भी ईद तो कहते हैं कि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है कि चलो नमाज पढ़ ली, वो समझते हैं ये बड़ी बात है। बाकी क्या उनके बच्चे, क्या उनको नए कपड़े पहनने को मौका मिलता है? वही बेचारों के वही हाल। इसलिए उनके लिए जरूर कोशिश करते रहनी चाहिए और बड़ी खुशी होती है। यहाँ अखबारों में फोटो छपते हैं कि जी रोड साइड पे इफ्तार पार्टियां होती थी, इफ्तार की कतारें लगी हुई हैं, लोग एक दूसरे को इफ्तार करा रहे हैं। ये फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, ये फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, सैलानी है, जेडीसी है, फलां है, ये सारी जो चीजें हैं इन सारी की मदद करते हैं। भाई हैं, भाइयों की मदद करना हर भाई का फर्ज है। जो अफोर्ड कर सकता है वो इसको और ज्यादा करे तो और ज्यादा बेहतरीन फील होगी, अंदर अच्छा लगेगा हमें इस मुल्क के लिए। बहुत खूबसूरत बात की। इफ्तार भाई आपकी तरफ भी आऊंगी। इफ्तार भाई आप कैसे देखते हैं कि खुशियों में दूसरों को शामिल करना है? हम सब बात तो कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि हर कोई बात कर रहा है कि जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन हुकूमत में भी बैठे हुए लोग एट टाइम्स हमें बता रहे होते हैं कि जी कैसे करना है, क्या करना है। हुकूमत का तो काम होता है कि वो खुद आगे बढ़ के चीज़ों को करें। जो हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको कौन सा दबाव करेगा? इसमें दो चीज़ें हैं समझने की। एक तो हुकूमत के महदूद वसाइल हैं और अभी जो माशी बहरान है और माशी सूरत हाल है उसमें हमारा सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो गया है। सनत हमारी पिट रही है, बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का हो रहा है। जो बेरोज़गारी होगी तो सीधा उसका गुर्बत का उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग जो साबे हैसियत लोग हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा फिलैंथ्रोपिक मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात, खैरात और चैरिटी जो है वो पाकिस्तान में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े NGOs और बड़े बड़े इदारों की एक रिसर्च रिपोर्ट है। तो इस बार गुर्बत का एहसास ज़्यादा था क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा इस बार रोज़ा खुलवाना और सहरी करवाने का कई गुना ज़्यादा क्वांटम मुझे नज़र आया है। ये मैं आपको बता दूं, वसूख से बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं भाई अगर इतनी महंगाई है और वो रोज़ा नहीं खोल सके या सहरी नहीं कर सके तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। लिहाजा जो एहतमाम किए गए हैं उसमें हमने भी जो हमारे टीम में पूरी करके जो करती थी हमने उसको कई गुना बढ़ाया है और लोग आए हैं। लेकिन एक चीज़ देख के थोड़ा सा तकलीफ हुई है कि इस बार मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोग भी चुपके से आके बैठ जाते हैं, जो पहले नहीं था। पहले मजदूर होते थे, पहले वर्कर्स होते थे, कंस्ट्रक्शन वाले होते थे। सामने रोड बन रहा है, आपने कहा जी आए अफ्तार, तो वो सब के सब 30, 40, 50 आदमी आ गए। लेकिन इस बार निसार भाई सफ़ेद पोश आदमी जो अमूमन नहीं आते थे वो आके बैठ रहे हैं। तो इस बात में मैं समझता हूँ हमें फख्र करना चाहिए कि हम लोग फिलैंथ्रोपी में हम किसी से कम नहीं हैं। आप देखें जो बड़े बड़े ज़कातें जाती हैं हम पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं वो इदारों को जिनके बारे में हमारा कॉन्फिडेंस है कि इनमें तो कोई करप्शन हो ही नहीं सकता। सही ना, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, इंडस हो, दूसरे हो, थैलेसीमिया के हों। तो ये मत कहें कि जी हम लोग बेहिस हैं, नहीं, हम अपने तौर पर अपने ताई
जितना भी कर सकते हैं करें, क्योंकि इससे बरकतें आती हैं। और फिर रमज़ान का महीना तो ऐसा है कि उसमें आप इस तरह के काम करेंगे तो कई गुना आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। हम तो बिजनेसमैन हैं, तो हम तो गुना वाली बात करते हैं, कितने गुना फ़ायदा, कितना गुना सवाब। तो फिर इस वजह से इंशाल्लाह, लेकिन ये वक्त जो मुश्किल वक्त है कट जाएगा, इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगा, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, मिद्दत भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और बहुत सीरियस हो गया माहौल। ईद का दिन है आज और पहला दिन है, तो आज इतने सीरियस नहीं होना हमने, तो थोड़ी सी जी बात करेंगे कुछ गाने की भी और बचाऊंगी, चूँकि मिद्दत हिदायत हमारे साथ मौजूद है तो उनके होने का थोड़ा सा फ़ायदा लेते हैं जी, और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जो है कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें अपनी आवाज़ में प्यारी सी। जी मिद्दत। थाली ते थल्ले बहके, हाँ बहके, ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। थाली ते थल्ले बहके, हाँ बहके, ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द बंदावे, हाँ बंदावे, मैं तेरे दर्द बंदावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला हो। थाली ते उत्ते बोर, थाली ते उत्ते, थाली ते उत्ते बोर, तेरा जया न कोई हो राम, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। थाली ते थल्ले बहके, हाँ बहके, ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला हो। भाई वाह, बहुत ही प्यारा गाया है, बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है मिद्दत की, और बगैर म्यूजिक के जी इतना प्यारा गाया है। बहुत बड़ी बात होती है कि जी हमने बगैर म्यूजिक के आज थोड़ा सा मुश्किल में मिद्दत को डाल दिया और उनको रिक्वेस्ट कर दी जी। और एक बहुत ही सुरीली आवाज को आपने याद करवा दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुरीली आवाज, पाकिस्तान का नाम। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नाजिया जी बिल्कुल ऐसा ही है। नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊंगे। नुसरत भाई साहब, अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए जी। ज़ाहिर सी बात है, खुशी में शामिल ही दूसरों को करने का नाम ही असल खुशी है, और हुकूकुल इबाद यहीं से एक्चुअली आपके जो है जिसके ऊपर सारी ये जो पूरी, मैं तो समझती थी दुनिया जो बनाई गई है और जो जिस इम्तिहान में भेजा गया है, वो सारा सिर्फ घूमता ही हुकूकुल इबाद के है, क्योंकि अल्लाह तो अपने मामले में बहुत बड़ा बेनियाज है। वो तो जैसे चाहे जो चाहे वो कर सकता है, उसकी बादशाहत है। लेकिन हुकूकुल इबाद में उसने कहा है कि बंदा बंदे को माफ़ नहीं करेगा जब तक जा नहीं सकता, एंटर नहीं हो सकता गेट से जन्नत के, वहाँ पे रोक लिया जाएगा। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो शायद नमाज़ों का हिसाब देना ले, लेकिन वो ये ज़रूर हिसाब देगा कि आपके पड़ोस में या आपके नज़दीक लोग हैं, क्या उनको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपको मिल रही हैं। अब वहाँ पे ये चीज़ आती है कि जी आप अपने जो स्टाफ है उसका भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपने बच्चों का, उनको भी उसी तरह खाने पीने को और उसी तरह उनके कपड़ों का, हर चीज़ का ख्याल रखें। इसमें कितने लोग पूरे होते हैं, ये अगर चीज़ नहीं आती। और यहाँ की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अल्लाह ताला ये भी पूछेगा, क्योंकि सस्ते का है कि आप अपने घर से शुरू करें, उसमें आपके बहन भाई भी आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी आ सकते हैं, आपके बाकी लोग भी आ सकते हैं। जो मोहल्ले से दूर जाकर कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप पहले इर्द गिर्द देखें कि आप वहाँ पे कोई है ऐसा नीडी जिसकी आपको ज़रूरत पूरी करनी है। तो ये वाली चीज़ जब तक हम लोगों को नहीं एहसास होगा कि हमारे अपने घर में, हमारे अपने मोहल्ले में, हमारी अपनी रिश्तेदारी में लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, तो आप जिस तरह भी हो सके, लेकिन ज़रूरी नहीं होता पैसे पहुँचाई होती है कि कोई मुश्किल वक्त उसका उस तरह आ रहा है, पैसे से नहीं, दूसरी तरह फैमिली में कोई क्राइसिस है, कुछ है, वहाँ पे आप उसको साथ दे रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। क्योंकि दुख सुख में अगर आप किसी की बात सुन भी लेते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी नहीं। तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए। और मैं चूँकि खुद फिलंथ्रॉपिस्ट तो नहीं अपने आप को कह सकती, लेकिन
میری پوری زندگی اس میں گزری ہے کہ بس جہاں جس کو ضرورت ہوئی میں مطلب میرے بچے مجھ سے تنگ آ جاتے ہیں کہ اب آپ کیا کرتی ہیں. مطلب آئی گیو مائی آل جیولری. 2-3 چیزیں میرے پاس رہ گئی, سب میں نے دے دی. جس کو ضرورت ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے, میرے پاس نہیں ہوگی تو بھی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ والی چیز جب تک نہیں آئے گی ہمارے اندر کہ ہمیں دوسرے کی ضرورت کو دیکھنا ہے, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. یاسین آزاد صاحب, بس میں چاہوں گی کہ آپ پیغام دے دیں آج کے حوالے سے, کیا کہیں گے یہی حقوق العباد پہ جو بات ہو رہی ہے, دوسروں کو خوشیوں میں شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے. آج عید کے دن ہم آپس میں عہد کریں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کے لوگوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور ایک ایسی کوشش کریں جس میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں. ہمارے یہاں تو ویسے بھی سسٹم جو انصاف کا ہے وہ بھی کافی کمزور ہو رہا ہے, ہر چیز کمزوری کی طرف جا رہی ہے. تو جب جس ملک میں لوگوں کو انصاف ملنا بند ہو جائے نا, تو وہاں لوگوں کو خوشیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے متعلق جو ہے نا ہمیں یونائٹ ہو کے جدوجہد کرنی پڑے گی. اور آج کے دن اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت دے, ہم ان تمام مسائل کو میٹ کر سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ضروری ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جی ناظرین, یہاں پہ اپنے بڑے میں نے آپ کی وجہ سے شارٹ کر دیا, اپنے مہمانوں کے لیے یہاں پہ ہم نے مٹھائی, چونکہ عید کا دن ہے اور مٹھائی نہ ہو ایسا شیر خورما خاص طور سے, خورما بھی یہاں پر ہے اور نثار بھائی کو پسند بھی چیزیں ہیں. تو میں ذرا مٹھائی جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو پیش کروں. جی میں آپ کو, جی بالکل یہ لیجیے. یہ مٹھائی نہیں ہے. ہاں جی, لیکن کچھ نہ کچھ تو لیجیے نا, برابر والی مٹھائی ہے نا. ویسے اگر آپ مٹھائی دیتی تو میں کھاتا نہیں, کیونکہ مٹھائی کھانی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میٹھا پتہ نہیں سب پسند کریں گے یا نہیں ہے گا, یہ آپ کے لیے پلیز. اور وہ مٹھائی برابر میں ہے نا جی, رضا بولتے ہیں نثار صاحب کو. جی آج کا جی ناظرین یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند بھی آیا ہوگا, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ سب کو جمع کریں اور آپ کے سامنے جی سب کے ساتھ عید بھی بنائے. لاسٹ میں یہی پیغام ہے جی سب کی طرف سے کہ سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, خاص طور پر لوگوں کو جو اپنی خوشیاں نہیں منا سکتے یا صاحب حیثیت جتنے بھی لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ اور ان لوگوں کو جو مستحقین ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, کیونکہ اصل زندگی کا مزہ اور زندگی کی خوبصورتی یہی ہے, اور یہیں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. فلنتھراپی کی بات ہوئی, یہاں پہ حقوق العباد کی ہم نے بات کی, سب کو شامل کرنے کی بات کی. اس کا مقصد ہی یہی ہے ناظرین کہ صرف اپنی خوشی کو نہ رکھیں, سب کو شامل کریں اپنی خوشی میں. تو اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رسیفی کو دیجیے اجازت, اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آج کے آؤٹ فٹ کی بات کروں گی. جی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ملبوسات نے, تو تھینک یو سو ویری مچ ملبوسات فار دس بیوٹیفل آؤٹ فٹ. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رسیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.